हेलो एवरीबॉडी। आज 11th क्लास के अध्याय 8 संस्कृतियों का टकराव के भाग 2 में 2 के साथ में डॉक्टर दीप्ति समाधिया, कन्या ढाना हायर सेकेंडरी। इस अध्याय में हम 15वीं सदी से 17वीं सदी के बीच यूरोप वासियों और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्ष के कुछ पहलुओं पर चर्चा करते हैं। दूसरी ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर यह भी प्रमुख बात आती है कि इसी काल अवधि में यानी कि 15वीं सदी से 17वीं सदी के अंतर्गत यूरोप वासियों ने ऐसे देशों के व्यापारिक भागों की खोज के लिए अज्ञात महासागरों में साहसपूर्ण यात्राएं की और जहाँ से कि उनको सोना, चांदी और मसाले आदि प्राप्त हो सकते थे। तो ये जो साहसी यात्राएं थी उसकी शुरुआत अगर हम देखें तो सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आता है कि साहसी यात्राओं की शुरुआत यूरोप में किन देशों से शुरू हुई, तो उत्तर होता है कि स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने। काफ़ी एडवेंचरिंग थे और साथ ही उनकी आर्थिक स्थितियां जो थी डवाडोल हो रही थी, खराब हो रही थी। यूरोप में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, साथ ही साथ वो ख्याति प्राप्त करना चाहते थे। ऐसे बहुत सारे तमाम कारण थे जिनके की कारण, और सबसे बड़ी बात है कि जोखिम उठाने का उनमें बड़ा ही मादा था, जोखिम उठाने की उनमें बहुत साहस था, और इन सब कारणों से ही उन्होंने यात्राएं प्रारंभ की। और साथ ही उन्होंने पोप यानी कि जो धर्म गुरु थे उनसे उन स्थानों या प्रदेशों पर शासन करने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया था जिन्हें कि वे भविष्य में खोजेंगे। अर्थात उनको ये मालूम हो गया, ये पता चल गया, ये अधिकार मिल गया कि जिन नए स्थानों को वो खोजेंगे वहां के वो खुद ही शासक बन जाएंगे। तो इन सब तमाम कारणों से साहसी यात्राएं स्पेन के नागरिकों ने और पुर्तगाल के नागरिकों ने, नाविकों ने या यात्रियों ने शुरू की। आइए देखते हैं कि स्पेन के शासकों के सहयोग से इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 15 अक्टूबर 1492 में स्पेन से यात्रा प्रारंभ की, और पूर्व की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में वह पहुंचा उन्हें उसने इंडीज यानी भारत और भारत के पूर्व में स्थित प्रदेश जिनके बारे में उसने मार्को पोलो, अंडरलाइन कर सकते हो, लिख सकते हो मार्को पोलो, क्योंकि कोलंबस से भी पहले जो यात्री था उसका नाम था मार्को पोलो। और उसने यात्रा के दौरान जो यात्रा वृतांत लिखा उसमें उसने पूर्व के देशों की संपन्नता, समृद्धता और सोने की चिड़िया होना, है ना, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, ये सारी बातों का उल्लेख उसने अपने यात्रा वृतांत में किया था, जिसे कि कोलंबस ने पढ़ रखा था या सुना था। तो उसने मार्को पोलो की यात्रा वृतांत में जो कुछ पढ़ा था, समझा था, लेकिन उसको लगा कि मैं वहीं पहुंच गया, परंतु बाद में पता चला कि वास्तव में वह भारतीय लोग नहीं है जहाँ की कोलंबस पहुंचा है, जिसको इंडीज कह रहा है वो। अभी तो जो लोग हैं वो अलग हैं, उनकी संस्कृति भिन्न है, साथ ही में ये स्थान एशिया महाद्वीप में भी नहीं आ रहा है, या उसका हिस्सा एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो इसको क्या कह रहा है, ये जान पहचान नहीं थी इस नई जगह से, तो उनको कहा गया ये नई दुनिया है, ये नई दुनिया के लोग हैं, इस प्रकार इसको नई दुनिया नाम दे दिया गया। और देखा गया तो वास्तव में क्या था, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का भाग था जिसे कोलंबस ने खोजा। प्रश्न आता है कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की खोज किसने की, उत्तर है कोलंबस ने। ठीक है, आगे देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में 2 संस्कृतियां इस समय तक चल रही थी, या 2 संस्कृतियां विद्यमान थी। एक थी कि कैरेबियन द्वीप समूह और ब्राजील के जन समूह, जो कि छोटी छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत अपना जीवन यापन करते थे, जिन्हें कि सब्सटेंस इकोनॉमी भी कहा गया है। और दूसरा मैक्सिको और मध्य अमेरिका की संस्कृति, जैसे एज़टेक, इंका, माया आदि। इनकी तरह से ये जो दूसरी सभ्यता थी वह विकसित थी। इनकी वास्तुकला, इनकी खेती और खनन, ये सारी चीजें बहुत ही उन्नत दिखाई पड़ते थे। और सबसे प्रमुख बात है कि जो दूसरी सभ्यता थी वह राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं पर आधारित थी। आइए अब हम बात करते हैं कैरेबियन द्वीप समूह और ब्राजील के जन समुदायों की। तो कैरेबियन द्वीप समूह, जिसे पश्चिमी द्वीप समूह भी कहा जाता है, ध्यान दीजिए, आपने अगर क्रिकेट में थोड़ी सी रुचि रखते हो तो आपने सुना होगा वेस्ट इंडीज के प्लेयर
है ना। तो वेस्ट इंडीज क्या, यही पश्चिमी द्वीप समूह, यानी छोटे छोटे द्वीप हैं, अनेक अनेक द्वीप, और वहीं के प्लेयर्स जो होते हैं उन सबको मिला करके जो टीम बनती है उसे ही वेस्ट इंडीज की टीम के नाम से जाना जाता है। खैर, यहाँ पर हम देखें कि जो कैरेबियन सागर के आसपास सैकड़ों द्वीप, छोटे छोटे द्वीप थे, है ना। द्वीप यानी कि जल के बीच में भूभाग, छोटा छोटा भाग जो था, उनमें जो द्वीप थे, जैसे कि आज क्या कहा जाता है, बहामा, नाम क्या है, बहामा। आप ये सारी बातें, यानी कैरेबियन सागर और कैरेबियन द्वीप समूह के जो द्वीप्स हैं, और जो बहामा नाम ले रहे हैं हम, ये सारी चीजों को आगे आएगा। एंटीलीज जगह, बृहत्तर एंटीलीज, ये जो जगह है ये सामने आप मैप पे देख पाएंगे। मैंने मैप आपके सामने स्क्रीन पर डाल रखा है, इस मैप में आप देख सकते हो इनको, और हमारी पुस्तक में भी 169 पेज पर ये डला हुआ है, आप देख सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि कैरेबियन सागर के आसपास सैकड़ों छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह, जिसे आज बहामा का के नाम से जाना जाता है, ये बृहत्तर एंटीलीज, है ना। बृहत्तर एंटीलीज है ना, विस्तृत एंटीलीज के भाग में, बहामा से लेके एंटीलीज तक पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। और यहाँ पे अरावाकी लुकायो, क्या नाम है, अरावाकी लुकायो समुदाय के, जन समुदाय है ना, जनजाति के लोग रहते थे, जिन्हें यहाँ पर रहते थे। और इन्हें क्या हुआ कि कैरिब नाम की एक जाति ने, जो बहुत खूंखार थी, कैरिब नाम की जनजाति ने, जो बहुत खूंखार थी, बहुत ही डेंजर थी, लड़ाकू प्रवृत्ति की थी, उसने अरावाकी जो लुकायो जन समुदाय था उसको डरा धमका करके, लड़ाई करके, उनको जो एंटीलीज का निचला हिस्सा था वहां तक खदेड़ दिया था। इस प्रकार से अब यहाँ पर कैरिब जाति ने अपना स्थान बना लिया था। तो ये कैरेबियन, इसी कारण इसको कैरेबियन द्वीप समूह भी कहा जाने लगा। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि जो अरावाकी जन समुदाय जो था, पहले वहां पर रहता था, उनकी क्या विशेषताएं थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, 4 नंबर को भी आ सकता है। तो देखिएगा कि अरावाकी जन समुदाय की विशेषताएं, पहला, ये लड़ने की बजाय बातचीत करके झगड़ों का निपटारा करना पसंद करते थे। दूसरा, कुशल नौका निर्माता थे अरावाकी लोग, और पेड़ के जो खोखले तने होते थे उनसे अपनी डोंगियां यानी छोटी छोटी नौकाएं बनाते थे, और खुले समुद्र में यात्रा करके मछली पकड़ते थे। तीसरी विशेषता इनकी खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करना। चौथा, खेती में कौन सी चीजें उगाते थे, तो मक्का, मीठे आलू और कुछ अन्य कंद भी ये लोग उगाते थे। 5वां बिंदु देखते हैं कि अरावाकी समुदाय, जो जन समुदाय, उसकी प्रमुख विशेषता यह थी कि वह मिलकर खाद्य उत्पादन करते थे। अकेले अकेले खाद्य उत्पादन नहीं करते थे, खाने की चीजें उत्पादित नहीं करते थे, अपितु पूरा समुदाय मिल करके उत्पादन करता था, और समुदाय के सभी लोगों को भोजन की उपलब्धता कराई जाती थी इनके द्वारा। ये बहुत अच्छी बात थी। 6वां बिंदु देखें कि जो ये अरावाकी जो समुदाय था, वह वंश के वयोवृद्धों, यानी जो उनके वंश के वयोवृद्ध होते थे, सबसे वयोवृद्ध होता था, उसके अधीन संगठित होते थे, उसको ही अपना मुखिया मानते थे। 7वां बिंदु देखो कि बहु विवाह प्रथा, यानी एक से अधिक विवाह ये लोग कर सकते थे, इनकी प्रथा थी, ये प्रचलित था। फिर 8वां बिंदु, अरावाकी लोग जीववादी थे। वेरी इंपॉर्टेंट बात, अलग से प्रश्न आता 2 नंबर का, जीववादी होना। तो जीववादी होने का मतलब है कि ऐसे लोग जो निर्जीव दिखने वाली वस्तुओं में भी जीवन या आत्मा की पुष्टि करते हो या उसको स्वीकार करते हो, वो जीववादी कहलाते हैं। तो ये जो अरावाकी लोग थे, वो हर निर्जीव चीज में, हर निर्जीव वस्तु में भी जीवन होने की बात करते थे, इसलिए उनको जीववादी भी कहा गया है। साथ ही साथ ये अंधविश्वासी थे। इहलोक और परलोक, यानी यहाँ पर जीवन जी रहे हैं, तो इसके बाद जब मरेंगे तो जब परलोक जाएंगे तो वो कैसा होगा, उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी सब बातों को, चूंकि हम पहले बोल चुके कि अंधविश्वासी थे, तो ये इन चीजों पर भी विश्वास करते थे, और इसके लिए वो पूजा पाठ आदि भी कराते थे, जिनके लिए विशेष व्यक्ति जो होते थे वो नियुक्त रहते थे। आगे देखते हैं हम कि जो इस प्रकार हमने देखा कि जो कैरेबियंस लोग थे, अरावाकी जो लोग थे वो जीववादी भी थे। और आगे देखेंगे हम कि अरावाकी लोग उदारतापूर्ण व्यवहार के भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उदार होते थे, बहुत उदार होते थे। इनका हृदय बहुत, मतलब कपटी, छल कपट इनको नहीं आता था।
और इसी कहा जाए, यह इतिहास बताता है कि इसी उदारता ने इनका समूल नाश भी कर दिया। कैसे कर दिया कि ये सोना, इनके पास बहुत सोना होता था, सोना बहुत था, अभी भी अमेरिका में सोना, तो सोना तो बहुत था और ये पहनते भी थे, उसका उपयोग करते थे, लेकिन वो बहुत महत्व नहीं देते थे, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था उनके लिए कि सोना अगर गुम गया या कोई ने ले लिया तो ऐसा कुछ नहीं लगता था इनको, ये नहीं, बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे, बस उसका उपयोग करते थे। लेकिन जो स्पेन के लोग, यानी यूरोप के से स्पेन के जो लोग वहां पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि इधर बहुत सोना है तो वो सोने की तलाश करने लगे, और जब सोने की तलाश करते करते वो अरावाकी लोगों के पास पहुंचे, तो अरावाकी लोगों ने अपनी उदार हृदयता के कारण इनको सोचा कि ये तो क्या चीज लेने आए, सोना तो उनको उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, महत्वपूर्ण नहीं था, तो उन्होंने उनको खोजने में इनकी बहुत मदद की, स्पेनिशों की। तो स्पेनिशों के अंदर बहुत लालच जाग गया और अब उन्होंने बहुत ही इनके साथ, अरावाकी लोगों के साथ बर्बर व्यवहार किया और स्पेनिशों द्वारा अरावाकी संस्कृति को नष्ट कर दिया गया और एक कह सकते हैं कि पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार जो अरावाकी और कैरेबियन जन समुदाय था उसके की बात हमने करी। अब दूसरा आता है ब्राजील का जन समुदाय। तो तुपीनाम्बा नाम के से प्रसिद्ध लोग दक्षिण अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर और ब्राजील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे थे। ये जन समूह थे। चूंकि ब्राजील के पेड़ यहाँ बहुतायत से थे, ब्राजील एक वृक्ष का नाम है, बहुतायत से थे, तो इस कारण से इस क्षेत्र को ब्राजील नाम भी दिया गया। इसी के कारण, यानी ब्राजील के वृक्ष बहुत होने के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, ब्राजील ही पड़ गया। आज भी हम ब्राजील के नाम को, ब्राजील के ही उस क्षेत्र को ब्राजील के नाम से जानते हैं। तो ये जो यहाँ जो ब्राजील के जो जन समुदाय थे, ये लोग ब्राजील के वृक्षों को काट कर वहां पर सपाट भूमि नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि इनके पास कुल्हाड़ा बनाने के लिए, यानी पेड़ काटने के लिए जो कुल्हाड़ी आदि बनाई जाए, उसके लिए लोहा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, फल थे, सब्जी थी, मछली आदि थे, भोज, इन्हीं सभी को इकट्ठा करके भोज्य पदार्थों को से अपना जीवन यापन करते थे और बहुत खुशहाल रहते थे, संतुष्ट रहते थे। इनको कुछ नहीं लगता था कि हमारे पास या कमी है या कुछ नहीं, इसी में बहुत खुश थे और पूरा समुदाय इनका खुशहाल जीवन व्यतीत करता था। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी रोचक बात यह है कि जो ब्राजील के लोग थे, इनको अगर कोई चाकू, छुरी, ऐसी चीजें यूरोप से लाकर देता था और बदले में उनसे सोना मांगता था, तो वह सहर्ष दे देते थे सोना, और चाकू, छुरी, कैंची, ये चीजें लेकर के बहुत खुश हो जाते थे। तो कहने का मतलब है कि इनकी जरूरत की चीजें थी और इनके पास थी नहीं, और सोना बहुत था, तो उनके लिए बहुमूल्य नहीं था सोना। सोने के बदले में वो चाकू, छुरी ले लेते थे और सोना दे देते थे। इस प्रकार से अपना दोहन करवाते चले गए। इनको मालूम नहीं था कि सोना बाहर कितना कीमती चीज है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि भोज्य पदार्थों को लेते और बहुत खुशहाल जीवन जीते, संतुष्ट रहते थे। तो जब यूरोप वासी इनके संपर्क में आए और उन्होंने देखा कि इनके पास कुछ भी नहीं है और फिर भी ये कितने संतुष्ट हैं, तो उससे बहुत ईर्ष्या भी रखने लगे थे यूरोप के लोग। इस प्रकार से हमने इन दो संस्कृतियों, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की दो संस्कृतियां थी, उनके बारे में बात की। आगे हम देखते हैं कि मध्य और दक्षिण अमेरिका की राज्य व्यवस्थाओं वाली संस्कृति, जहाँ पे राज्य तंत्र था। कैरेबियन और ब्राजील दोनों के विपरीत ये संस्कृति एज़टेक, माया और इंका जन समुदायों की थी, जो शहरी सभ्यताओं का आधार बनी आगे चल करके। इन शहरों में वास्तुकला के अवशेष आज भी पर्यटकों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं या आकर्षित करते हैं। इतनी सुंदर इनकी वास्तुकला थी। वास्तुकला ने इमारतों, भवनों आदि का निर्माण करने की कला। इसके अंतर्गत हम एज़टेक जनों को देखें तो 12वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका से मैक्सिको की घाटी में आकर बस गए जो लोग थे, वो एज़टेक जन कहलाए। ठीक है, इन्होंने अनेक जनजातियों यानी कबीलों को लड़ाई में परास्त किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एज़टेक जन समुदाय का साम्राज्य, एज़टेक साम्राज्य, इन लोगों को पराजित करके भगाया, और अगर वहीं रहना चाहते हैं तो उनसे नजराना यानी गिफ्ट लेना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और इस प्रकार से जो एज़टेक समुदाय था वो इनके अधीन हो गया। एज़टेक समुदाय के अंतर्गत जो जनजातियां थी, जो स्थानीय जनजातियां थी, वो उनके अधीन हो गई, और ये एज़टेक लोग इन स्थानीय जनजातियों से क्या लेने लगे, नजराना। ठीक है, एक होता है टैक्स और दूसरा होता है नजराना। तो जो टैक्स होता है वो तो रेगुलरली लिया जाता है, यानी लगातार लिया जाता है शासन के द्वारा, उनकी आय का साधन होता है सरकार की। लेकिन जो दूसरा नजराना है वो कभी कभी लिया जाता था, जब मर्जी आई जब ले लिया, नहीं लिया। और नजराने में ऐसा नहीं था कि कोई धन संपत्ति है, और भी चीजें थी, भूमि है या कुछ और भी चीजें हैं, वो अनाज, पानी है ना, ये सब भी नजराने के रूप में
एज़टेक लोगों को देते थे स्थानीय लोग। आगे देखेंगे एज़टेक समुदाय की विशेषताएं। तो एज़टेक जो समुदाय था वह श्रेणीबद्ध था। श्रेणीबद्ध मतलब समाज में अभिजात वर्ग, फिर व्यापारी वर्ग, फिर सामान्य वर्ग, ऐसे वर्गों की श्रृंखला देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत जो अभिजात वर्ग था वे लोग जो उच्च कुल में उत्पन्न होते थे या जो पुरोहित होते थे वही अभिजात वर्ग के कहलाते थे। और जो अभिजात वर्ग के जो लोग थे वो अपने राजा को अपने ही बीच से चुन लेते थे, और ये जो राजा होता था वो सतत प्रक्रिया में उत्तराधिकार के नियम के अंतर्गत एक के बाद एक उस राजपद पर बना रहता था, और समाज में इस अभिजात वर्ग को बहुत ही सम्मान प्राप्त था। दूसरी कैटेगरी थी व्यापारी। व्यापारियों को भी विशेष अधिकार प्राप्त थे, और अब विभिन्न अवसरों पे सरकारी राजदूत बनाए जाते थे। ये गुप्तचरों के रूप में इनकी सेवाएं ली जाती थी, और इनको भी समाज में एक अच्छा सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। तीसरा था प्रतिभाशाली शिल्पकार, चिकित्सक और अध्यापक। इनको भी समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता था। किनको? जो प्रतिभाशाली शिल्पकार होते थे, यानी मूर्ति आदि बनाने वाले, नक्काशी बनाने वाले। फिर दूसरे जो डॉक्टर्स, चिकित्सक होते थे, और साथ ही साथ जो अध्यापक यानी शिक्षक को बहुत समाज में सम्मान प्राप्त था एज़टेक सभ्यता के अंतर्गत। जहां तक हम इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा के प्रति ये लोग जागरूक थे। सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य मानते थे। ये लोग समझते थे कि सभी बच्चों को स्कूल भेजा जाना जरूरी है और भेजना चाहिए। इसके साथ जो कुलीन वर्ग के जो बच्चे थे वो काल में काक नामक संस्थाओं में भेजे जाते थे। यहाँ इनकी शिक्षा के लिए भर्ती किया जाता था इनको, और जहाँ से इनको सेना, अधिकारी और धार्मिक नेता बनने की शिक्षा दी जाती थी। और जो सामान्य वर्ग था समाज का, उनके बच्चे तेपो कल्ली, ये सामने आपको स्क्रीन में दोनों नाम दिखेंगे। तेपो कल्ली स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ पे इतिहास, पुराण, मिथिक्स यानी कुछ जो भ्रम थे, भ्रामिक चर्चाएं थी, मिथिक थे उन, और धर्म तथा उत्साही गीतों यानी संगीत आदि की शिक्षा इनको तेपो कल्ली में दी जाती थी। इस प्रकार से हमने देखा शिक्षा के प्रति ये जागरूक थे। साथ ही साथ अगर हम इनको देखें कि ये जो एज़टेक जो लोग थे वो भूमि में एज़टेक लोगों के पास भूमि की उपलब्धता कम थी, इसलिए उन्होंने भूमि उद्धार भी किया। भूमि उद्धार से यहाँ पे तात्पर्य है कि बंजर भूमि को आवासीय और कृषि योग्य भूमि बनाया, और साथ ही साथ जो जल स्रोत थे उनसे भी भूमि प्राप्त की। कैसे प्राप्त की? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो जल स्रोत थे उन पर कृत्रिम टापू बनाए। सरकंडे, एक उधर पे एक प्रजाति का झाड़ी उत्पन्न होती थी, सरकंडा जिसको नाम कहा जाता है। सरकंडे की बहुत बड़ी बड़ी चटाइयां बुनते थे और उनमें मिट्टी और पत्तों से उनको ढांक देते थे, और फिर मैक्सिको झील में इनका टापू बनाया जिसे चिनापा, वेरी इंपॉर्टेंट बात, चिनापा के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि झील के बीच में टापू बना लेते थे। बहुत सारे इधर के राजमहल, पिरामिड आदि अत्यंत अद्भुत आज भी देखने को मिलते हैं, बहुत ही अद्भुत लगते थे, आश्चर्य होता था इनको देखकर, लेकिन ये उस कलाओं में बड़े निपुण थे। और जो चिनाप्पा था वह तो मैक्सिको झील का बहुत ही शानदार टापू और कृत्रिम टापू था जो इन्होंने झील के ऊपर बना रखा था। भूमि की कमी के कारण ही करते थे। फिर युद्ध के प्रति बहुत प्रिय थे, इनको युद्ध प्रेमी थे ये, इसीलिए लगातार युद्धरत रहते थे। इसीलिए उनके जो सर्वाधिक भव्य मंदिर थे उन मंदिरों में सूर्य और युद्ध के देवताओं को ही ये मंदिर समर्पित है। सूर्य देवता की मूर्ति होना, लड़ते हुए तीर धनुष भाले आदि लिए हुए देवता बने होना, ये सब भी यहाँ पर इंगित होते हैं, अर्थात ये इनको मानते थे। जहां तक हम कृषि की बात करें तो एज़टेक साम्राज्य ग्रामीण आधारित था, या ग्रामीणों पर टिका हुआ था, ग्रामीण आधार पर टिका हुआ था। मक्का, फलियां, कुम्हड़ा, कसावा, आलू आदि की खेती करते थे। भूमि का जो स्वामित्व था, बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता था बल्कि पूरे कुल के पास होता था। फिर तीसरी बात है कि जो अभिजात वर्ग ने, जो जब धनी वर्ग था उसके पास गरीब जो किसान थे वो लोग काम करते थे, उनकी जमीन से जुड़े होते थे, जिन्हें कृषिदास कहा जाता था। और ये कृषिदास कभी कभी मजबूरी में अपने बच्चों को इन अभिजात वर्गों को गुलाम के रूप में बेच भी देते थे, परंतु कुछ वर्षों के लिए ये गुलाम होते थे। अगर गुलाम चाहे तो वह अपनी आजादी खरीद सकता था, है ना, जो उनकी कीमत होती थी वो अदा करके वह अपनी आजादी पुनः से खरीद सकता था। इस प्रकार हमने देखा कि जो एज़टेक लोग थे वो किस प्रकार की जनजाति थी, कैसा राजतंत्रात्मक व्यवस्था वहां पर स्थापित हुई और उनकी क्या विशेषताएं थी। इसके आगे वाले एपिसोड में हम देखेंगे माया लोग और इंका जन। ठीक है, तो अभी इतना करिएगा और ना समझ में आए तो पूछिए।